नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विश्वजीत कुमार सिंह। आज मैं अपने स्टूडियो में उपस्थित हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित सिंह उर्फ कल्लू सिंह हैं, जो इस क्षेत्र के पत्रकार हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी हम जो बातचीत करेंगे वो चकाई विधानसभा के ऊपर बातचीत करेंगे। चकाई विधानसभा जमुई का हॉट सीट माना जा रहा है। चकाई विधानसभा से माननीय सुमित कुमार सिंह, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, जो निर्दलीय से चुनाव लड़कर वो विधानसभा पहुंचे थे और बिहार के एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं। तो चकाई विधानसभा से महागठबंधन की ओर से सावित्री देवी चुनाव लड़ रही है और संजय प्रसाद जो हैं वह निर्दलीय के उम्मीदवार बने हुए हैं। तो चकाई में इन तीनों में बहुत जबरदस्त टक्कर होने वाली है। तो अमित सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चकाई विधानसभा जमुई जिले का हॉट सीट माना गया है, तो चकाई विधानसभा की वास्तु स्थिति क्या है, वहां लोग किस प्रकार से, कल मतदान है द्वितीय चरण का, तो कल मतदान लोग करेंगे, तो आखिर समीकरण जो बैठ रहा है वो किस और पगड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अगर समीकरण चकाई विधानसभा की अगर समीकरण की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे जो है, अगर मैं बताऊं कि वहां पे लोग विकास को लेकर वोट ज्यादा करते आए हैं और यही कारण है कि अब की बार देखा जा रहा है कि जिस तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जो बिहार सरकार के मंत्री हैं सुमित सिंह जी, उन्होंने काफी विकास को लेकर काफी चर्चाएं तेज की है। और देखिए, चकाई जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में काफी बड़ा है और जिस तरह से आप देख सकते हो वहाँ घनी आबादी नहीं मिलेगी देखने के लिए आपको। वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है और कहा जाता है कि लोगों की जुबान पे है कि वो नक्सली क्षेत्र भी ज्यादा घोषित किया जाता है। बहुत सारे इलाके अभी देखिए, हाल फिलहाल की अगर डीएम साहब की बात करते हैं जो तत्कालीन, वो कहा जा रहा है कि 25 साल के बाद एक ऐसी जगह है, मुझे बोंगी, हाँ, वो 25 साल के बाद वहां मतदान होने वाला। इसका मतलब है कि वो अभी भी उस लोगों वो एरिया नक्सल प्रभावित है और वहां पे जाके विकास करना ये बहुत ही चुनौती का कार्य है। देखिए, चकाई का एक प्रमुख मुद्दा हुआ करता था बरनार जलाशय योजना। बरनार जलाशय जी, जिस तरह से पूरे भारत में राम मंदिर अगर हुआ करता था चुनावी मुद्दा, जिसको भाजपा ने अपने कोर्ट के दिशा निर्देश पर किया गया और उस मुद्दा खत्म हो गया, उस तरह से चकाई का जो बरनार जलाशय योजना था वो सुमित सिंह जी की पहल से वो मुद्दा खत्म हो चुका है। अब लोगों के पास न विकास पे आरोप लगाने की जिम्मेदारी है, ना ही बरनार जलाशय योजना के लिए की बात है। देखिए, एक तरह से कहा जाए तो जमुई विधानसभा में, जमुई जिले में अगर सबसे प्रगतिशील क्षेत्र है तो वो चकाई है। नहीं, जमुई विधानसभा में, जमुई जिले की जो हम बात कर रहे हैं, तो जमुई जिले में चकाई में जो कार्य हुआ इस बार वो बिल्कुल सराहनीय है। वहां जो कार्य किया गया, जिस तरह से पुल पुलिया का निर्माण, रास्ते का जाल बिछाया गया, तो सुमित सिंह के द्वारा ये कार्य होना ये बहुत बड़ी बात है। और विकास के नजरिए से अगर देखा जाए तो चकाई जब से 1951 से विधानसभा चकाई बना है, तो 1951 के बाद से जो देखा जा सकता है, ये पंचवर्षीय कार्य जो सुमित सिंह जी की है, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारा ऐसा योजना, बरनार जलाशय योजना की आपने चर्चा की, यह योजना आजादी के बाद से ही लोगों का ये मांग था कि बरनार जलाशय योजना यहाँ निर्माण हो, बरनार जलाशय का, लेकिन ये सुमित सिंह की पहल से इसे सार्थक करके दिखाया सुमित सिंह ने। देखिए, ये बरनार जलाशय योजना से केवल जमुई ही नहीं बल्कि आसपास के जो सीमावर्ती इलाके हैं, कुछ इलाके झारखंड के और जमुई जिले के लगभग इलाके जो सिंचाई के लिए संभावित होगा और सिंचाई के लिए उपयोग होता है। देखिए, बरनार जलाशय योजना ही नहीं बल्कि सुमित सिंह जी ने चकाई को अपने घरों की तरह सजाया है। महावीर पार्क कहाँ है? चकाई में। एथेनॉल प्लांट कहाँ है? चकाई में। बरनार जलाशय योजना कहाँ है? चकाई में। और अगर अभी कहा जा रहा है कि एक निशिकांत दुबे जी के एक कुछ दिन पहले खबर आई थी कि चकाई होते हुए रेल लाइन बताइए कि कोई नेता को सार्थक प्रयास जब करता है तो उस क्षेत्र में विकास दिखता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जिस तरह से चकाई बड़ा है, उस तरह से सुमित सिंह जी ने संवारने का काम किया है। और ये विकास की बात है और विकास के नाम पे लोग देखिए अपना क्या मत देते हैं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं, मत तो देखिए, जिस तरह से हमने चकाई का परिभ्रमण किया, हमने वहां देखा कि कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव सुमित सिंह की ओर है। और वहां के लोगों का यह कहना है कि दो परिवार हमारे यहाँ रहेंगे, या सुमित सिंह का परिवार या सावित्री देवी का परिवार। और ये अक्सर देखा गया है कि चकाई
विधानसभा में इन दोनों का वर्चस्व रहा है। सुमित सिंह के पिताजी भी चकाई से 3 बार विधायक रहे हैं। देखिए ये बात तथ्य है, और एक बात और है कि जिस तरह से सुमित सिंह जी, मैं बार बार क्षेत्र की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग भगवान की आस्था, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसके अनुसार जिस तरह से बाबा झुमराज की वो धरती है, और जिस तरह से झुमराज थान में जाने वाले लोगों को पानी की सबसे बड़ी समस्या होती थी, किल्लत होती थी, और उसको सुमित सिंह ने दूर निकालने का प्रयास किया। और जिस तरह से मंदिर अधूरा था उसको उन्होंने सौंदर्यकरण करने का प्रयास किया है। और देखिए चुनाव की बात करते हैं तो सबसे पहले वहां की जाति फैक्टर को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं विश्वजीत जी। वहां जो अनुसूचित और SC ST जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लगभग वहां 30% के लगभग वोटर है। 30%? जी जी। और मुस्लिम फैक्टर जो है वहां लगभग 11% की है। 11% वहां पे 3 जातियां बहुमूल्य है। पहली राजपूत जातियां हैं, दूसरी यादव जाति है, और तीसरी जो है रविदास जाति महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब अगर चकाई में रविदास की भी एक भूमिका मानी जा सकती है, बहुत बड़ी पैमाने पे है सर, बहुत बड़ा। ये 3 बहुमूल्य है। मतलब मान लिया जाए कि 30 और 42% के बाद जो जातियां बची, ये तीनों में ही बढ़ती है। और अगर सुमित सिंह की अगर बात करते हैं तो सुमित सिंह जिस समय से निर्दलीय थे, SC ST जब वो पहली सीट पे जब चुनाव लड़े थे झामुमो की सीट पर, तो उनके साथ SC और ST दोनों समुदाय ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और उस समय उनको चुनाव जिताने का प्रयास किया था, काम किया था जी, प्रयास किया था। और अब की बार जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इन लोगों ने भी अब की बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन अब की बार इनके हाथ में तीर निशान है, और विकास पुरुष, जिनको नीतीश कुमार को लोग विकास पुरुष का नाम दिए हैं, कि वो क्षेत्र में विकास करते हैं। वैसी स्थिति में सुमित सिंह जी और मजबूत हुए हैं। पिछले वर्ष उन्होंने लगभग 45,000 वोट लाया था, लेकिन अब की बार अनुमानित लगता है कि जिस तरह से उनके हाथ में सिंबल हाथ लगी है, और देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई अहम योगदान है तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में जिस तरह से स्वरोजगार के लिए 2,10,000 की राशि अनुमानित घोषणा किया है, और उसमें 10,000 की जो राशि है वो दे दिया गया है रोजगार सेटअप के लिए। एक ये चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर होगा, मानना पड़ेगा विश्वजीत। नहीं, ऐसे भी ये देखा जा सकता है जिस तरह से जम्मू जिले की चारों विधानसभा की अगर हम बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, तो चारों विधानसभा ऐसा दिख रहा है कि NDA के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। एक झाझा जो बहुत जबरदस्त टक्कर जयप्रकाश नारायण यादव के साथ रहेगा, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और जम्मू जिले का वो एक सरताज माने जाते हैं, तो उनके द्वारा वहां जो स्थिति बन रही है, तो झाझा एक टसल में रहेगा बहुत तगड़ा। बाकी 3 सीट NDA के तरफ क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए झाझा की अगर बात करें तो झाझा में जिस तरह से जयप्रकाश जी का दबदबा था, वो दबदबा धीरे धीरे थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करते हैं जैसे कि वहां पे इरफान जी, जो IAM के जो नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी एक मुस्लिम फैक्टर में बहुत बड़ी जो है वो पकड़ है। नहीं, ये बहुत राजद के समीकरण में मुस्लिम जो वोटर हैं वो राजद के ही समर्थक माने जाते हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लोगों का यह कहना है कि वो माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इरफान अगर वहां है तो बहुत ऐसी वोट जो है सो वो काटेंगे, और OBC की पार्टी है तो निश्चित रूप से देखिए पिछले विधानसभा की जब बात करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग 7 सीट हासिल किया था, जहां मुस्लिम बहुमूल्य इलाका था, वहां पर उन्होंने लगभग बिहार में 7 सीटें हासिल की थी। और जिस तरह से मुस्लिमों को ठगा जाता है, मुस्लिम की राजनीति हर कोई करते हैं, तो माना जाता है कि बैरिस्टर साहब बोला जाता है असदुद्दीन ओवैसी को, और उनपे मुस्लिम समाज काफी ट्रस्ट करता है। और जयप्रकाश जी की कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, मैं इसकी तथ्य की चर्चा करता हूँ। पहला तो इरफान जी जो है मुस्लिम वोट में सेंध लगा चुके हैं, और दूसरे जब हम रविंदर यादव की बात करते हैं, वो भी रविंदर यादव जी पिछले टर्म में, इसके पिछले टर्म में विधायक रह चुके हैं, वो 2015 में झाझा विधायक। उनके बेटे जो है वो भाजपा के उम्मीदवार है। आखिर जो विधायक रह चुके हैं तो उनका भी कुछ कार्यकर्ता होगा, जब उनके बेटे की चुनाव में एंट्री है तो लगभग वो भी यादव समुदाय के कुछ वोट काटने का काम करेंगे। इससे लगता है कि जयप्रकाश जी का भी सीट खतरे में है। हालांकि जयप्रकाश जी के लिए उनके पूरे परिवार ने ताकत झोंकी, और लगभग जो जितने भी राजद के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी लगभग अपनी ताकत झोंक दी है। अब देखते हैं जनता जनार्दन। अमित जी अभी एक बहुत बड़ी बात हुई थी, जिस तरह से जम्मू की बात हम लोग
थोड़ा सा कर लें। जमुई में श्रेयसी सिंह के ऑफिस के सामने जब यहाँ तेजस्वी यादव का आगमन हुआ था जमुई में, उसके बाद जिस तरह से नारेबाजी का आरोप लगा रही है श्रेयसी सिंह, उसके बाद देखा जा सकता है कि वोट बहुत कटा है। और जिस तरह से श्रेयसी सिंह को ऐसा लग रहा था कि टक्कर देंगे, क्या नाम है, शमशाद आलम जी, लेकिन अब ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि शमशाद आलम जी जब बीजेपी के ऑफिस के सामने नारेबाजी हुई, उसके बाद श्रेयसी सिंह का जो बयान आया, उससे ऐसा दिख रहा है कि यादव वोटर और करता हुआ दिख रहा है राजद कैंडिडेट शमशाद आलम से। देखिए, जमुई की जब बात करते हैं तो आपकी बार पिछले 2020 के चुनाव में जब श्रेयसी सिंह की बात करते हैं तो वो लगभग 80,000 वोट प्राप्त की थी, और लगभग उनका विजय प्रकाश जी से जीत का मार्जिन जो था वो लगभग 40,000 का था। देखिए, शमशाद आलम जी जो चुनाव लड़े हैं वो आरजेडी के कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। इस पे थोड़ा सा जमुई के वोटरों को, जो आरजेडी के समर्थक है, उनको विश्वास करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि देखिए जिस प्रताप से अगर बात करते हैं कि आरजेडी के लिए जो मेहनती कार्यकर्ता थे, रविंदर यादव जी थे, विजय प्रकाश जी थे, और जिस तरह से हाल में ही शामिल हुए थे अजय प्रताप जी, वो काफी टक्कर देने की संभावना था। लेकिन जमुई की क्या राजनीति समझी गई कि शमशाद आलम जी पर गेम खेलना समुचित रहा। देखिए, जब विजय प्रकाश जी पीछे मंत्री थे तब वो लगभग 38,000 वोट ला पाए थे। तो इसका मतलब है कि देखिए, आरजेडी तेजस्वी यादव जी युवा हैं, वो वास्तव में कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जुमलाबाजी की भी हद होती है। वो राजनीति में कुछ अलग बोल जाते हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, राजनीति के जो आरजेडी के जो समर्थक कार्यकर्ता हैं, उनकी उदंडता गुंडा राज की वापसी दिलाता है। और यही कारण है कि जो आरजेडी के समर्थकों के कारण आरजेडी का पतन होना तय हो गया है। अब अगर बात करते हैं जमुई विधानसभा के आंकड़ों की, तो यहाँ पे जो है राजपूत बहुमूल्य इलाका माना जाता है। जी, राजपूत बहुमूल्य और यादव समुदाय बहुमूल्य इलाका माना जाता है। यहाँ पे जो निर्णायक वोट अब की बार जो हम बताते हैं, जमुई में 4 प्रत्याशी महत्वपूर्ण हैं जिनकी चर्चाएं जोर नहीं, एक अनिल साव जो जनस्वराज के हैं, उनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। एक खोखन सिंह जी, उनकी भी चर्चा जमुई में जोर शोर से है, लेकिन अब ये देखा जा सकता है कि ये समीकरण क्या होती है। कल का जब मतदान होगा द्वितीय चरण का, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। तो खोखन सिंह और अनिल साव, लोगों का यह मानना है कि वह बीजेपी का वोट काट रहे हैं। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया शमशाद आलम का, तो शमशाद आलम का अगर कुछ मत कट रहा है तो फिर ये बीजेपी का वोट कट रहा है, तो ये कहीं ना कहीं श्रेयसी सिंह को डैमेज कर। देखिए, हम बताते हैं कि यादव और जिस तरह से यादव और मुस्लिम की संख्या को मिला के मत की बात करते हैं, तो लगभग वो अनुमानित समथिंग 60,000 के लगभग होता है, जिसमें पोल की संख्या सर 40,000 के समथिंग होगी। और अनिल साव जी जो जनस्वराज के बैनर तले आए हैं, लेकिन उनकी जात की भूमिका लगभग 35,000 की समथिंग है। और वो लगभग अगर जिस तरह से उनका परिवेश पहले रहा, और आज हमने सर्वे भी किया है, जिस तरह से अनुमानित है कि जनस्वराज के जो अनिल साव जी वो लगभग 20,000 मत प्राप्त करेंगे। अब हाँ, 20,000 जी बिल्कुल करेंगे। और खोखन सिंह जी वो लगभग 10,000, 20 और 10 30,000 होता। फिर भी श्रेयसी सिंह पिछले बार की अपेक्षा 10,000 प्लस रहेगी। लेकिन अब की बार जो महिला होने के नाते और महिलाओं को जो सरकार ने सौगात दिया है, ये अब की बार चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर होगा सर, चाहे वो किसी जाति का हो। एक बार बिल्कुल देखा जा सकता है, जब महिलाओं के पास हम लोग जाते हैं, हाँ, तो उनको ये नहीं पता कि क्या है, बस इतना पता है कि किस पार्टी से नीतीश जी के साथ कौन जी, या तो फिर मोदी जी के साथ कौन है, बस इतना जानना चाहती है। देखिए, महिलाओं का अक्सर एक चीज कहा जाता है, हमने भी कवरेज किया और कई वीडियो में भी हम लोगों ने देखा है, लोग महिला भारत के प्रधानमंत्री के नाम नहीं जानते, लेकिन एक चीज जरूर जानते हैं, मोदिया और नीतीशवा। और लोग आमचाल की भोल भाषा में बोलते हैं कि खाइबे मोदिया के देवे केकरा। ये आमचाल महिलाओं की ये मानसिक बैठ चुकी है कि जिस तरह से कोरोना काल के बाद देश त्रस्त हुआ। देखिए, मुद्दे की बात जब होती है तो उसकी चर्चा करनी पड़ती है। जिस तरह से देश कोरोना के बाद त्रस्त हुआ और लगातार सरकार के द्वारा जो गरीब के तबके के लोग थे,
अंत्योदय के तहत आते हैं, उनको मुफ्त में अनाज देना और स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देना, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा, और इसका फायदा कहीं न कहीं एनडीए को देखने को मिल रहा है। नहीं, देखने को मिल क्या रहा है तो जमुई विधानसभा में भी ये देखा जा सकता है कि एनडीए का जो कैंडिडेट श्रेयसी सिंह है, और श्रेयसी सिंह राष्ट्रीय स्तर का चेहरा भी माना जाता है उनको, बिल्कुल। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। देखिए, अनुमानित लागत अब की बार चुनाव का वो 40,000 और 50,000 का आंकड़ा का नहीं होगा विश्वजीत जी, लेकिन अब की बार है कि 20,000 के अंदर ही चाहे जो प्रतिनिधि हो, अगर शमशाद जी का अगर माना जाए तो वो किसी स्तर पर, देखिए अब की बार इस चुनाव में दो जातियां बहुत बड़ा फैक्टर माने रखती है। अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो ताती समाज का जो वोट है, अगर वो आईपी गुप्ता को देख के शमशाद आलम को अगर वोट करती है तो शमशाद आलम जी का पलड़ा भारी होगा। और अगर कहीं बनिया समाज अपना मुख मोड़ लेती है, देखिए अब क्योंकि अब की बार जमुई दो पार्टियां नहीं, दो समुदाय के बीच का मामला बन चुका है, और कहीं न कहीं इसका श्रेयसी सिंह को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद से ज्यादा। आज चलिए, तो ये बात तो हो गई। अब हम लोग जो बात करते हैं, एक विधानसभा और है, सिकंदरा विधानसभा। तो सिकंदरा विधानसभा से एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वह प्रफुल्ल मांझी हैं, जो यहाँ से अभी सिटिंग विधायक भी हैं। और यहाँ जो कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन था, यहाँ टूटता हुआ दिखा। राजद यहाँ विनोद चौधरी जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और राजद से भी उम्मीदवार हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि प्रफुल्ल मांझी बहुत भारी बहुमत से विजय। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसकी अगर बात करते हैं सर, तो आपके पिछली वर्ष पिछला 2020 के चुनाव में लगभग 44,000 मत प्रफुल्ल मांझी जी को मिला था। जिस समय प्रफुल्ल जी अनजान थे, उनको क्षेत्र का ज्ञान नहीं था और क्षेत्र में लोग उनको जानता नहीं था, फिर भी मोदी जी के नाम पे, नीतीश के नाम पे उनको बहुमत मिला, लगभग 47,000 मत प्राप्त हुआ था। और वो जो उनके प्रतिद्वंदी थे बंटी चौधरी जी, जो उस समय के सिटिंग विधायक हुआ करते थे, और उनको उन्होंने लगभग 3,000 मतों से पराजित किया था। अब उस बार की जब बात करें तो उस बार जो है वो राजद और कांग्रेस दोनों गठबंधन में थे, और लगभग जो है वो साथ में थी, और तब जाके उन्होंने लगभग 43,000 मत प्राप्त किया था। लेकिन अब की बार दोनों में दो फांक, उदय नारायण चौधरी और विनोद चौधरी दोनों आमने सामने दिख रहे हैं और बहुत एक दूसरे का प्रतिद्वंदी दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखता है कि सिकंदरा वोट बैंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसलिए अगर कहा जाए तो अब की बार प्रफुल्ल मांझी एक चर्चा सिकंदरा पे अगर होती है तो सुभाष पासवान जो जन स्वराज के कैंडिडेट हैं, और वो भी इससे पहले 2-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा खासा उनका भी क्षेत्र में दबदबा है। तो देखिए विश्वजीत जी, बात करें तो वो पिछले वर्ष भी चुनाव लड़े थे। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और कार्य जारी है, लेकिन थोड़ी सी पार्टी में स्थिरता नहीं रहने के कारण लोग उनको नजरअंदाज करता दिख रहे हैं, और वो कुछ खास जो है लोकप्रियता क्षेत्रों में नहीं बटोर पाए, क्योंकि उनके साथ कोई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग नहीं चल रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो उनके साथ युवा वर्ग है, लेकिन कोई बुद्धिजीवी वर्ग साथ नहीं चल रहा, इसलिए वो लगभग अनुमानित नुकसान नहीं ही प्रफुल्ल मांझी जी को उनसे कोई अनुमानित नुकसान होने की संभावना नहीं है। मतलब जन स्वराज कहीं ना कहीं सिकंदरा विधानसभा, जन स्वराज की अगर बात करें, सिकंदरा नहीं बल्कि पूरे बिहार में ही लगभग मुझे जैसा लगता है कि जो वो उनका मैनिफेस्टो था, प्लान था, वो उस पर वो काम है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार की वो बात करते थे उसी में वो घिरते हुए नजर है। और इस तरह से अभी उनका पैर रखा ही गया था, फिर वो घरना वजूद हो गया। और खैर इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो उनके कैंडिडेट जो है वो एनडीए को नुकसान काफी ज्यादा नहीं पहुंचा सकते। तो ये देखा जा सकता है कि सिकंदरा भी लगभग एनडीए के खाते में ही है। थोड़ा सा मामला टसल जो है वो झाझा को आप बोल सकते हैं, जी, क्योंकि झाझा जो है यादव बहुमूल्य इलाका है। नहीं, एक तो अगर इसको देखा जाए तो चकाई को भी कम में नहीं आंका जाए। सावित्री देवी भी वहां मजबूती के साथ डटी हुई है, लेकिन विकास के नाम पे अगर वोट लोग करेंगे तो उसमें सुमित सिंह आगे। देखिए चकाई की जब एक बार फिर से बात उठती है तो बता दें कि चकाई जो सावित्री देवी है उनका अपना कोई जनाधार नहीं, वो स्वर्गीय फाल्गुनी यादव जी की पत्नी है, यही उनका जनाधार है। और लगभग देखा जाता है, लोग वहां की चर्चाएं होती है
कि जब वो चुनाव हार जाते हैं तो शायद क्षेत्र में नजर नहीं आते, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आरजेडी के जो कट्टर कार्यकर्ता है वही उनके साथ है। हालांकि अब की बार सभी जातियां के लोग, खास करके महिला वर्ग, एनडीए के साथ है और जो एनडीए के कैंडिडेट है उनके साथ। नहीं तो ये भी देखा जा सकता है जिस तरह से जमुई विधानसभा सीट है, यहाँ के जो विधायिका हैं श्रेयसी सिंह जी, वो एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं और उनके पिताजी भी केंद्र में मंत्री रहे और उन्होंने बहुत सारा कार्य जमुई के लिए किया। उसी तरह सुमित सिंह जी भी, उनके पिताजी भी जमुई के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो इसके लेके भी लोगों का इनके प्रति कुछ रुझान है और इसी का उनको लाभ मिल पा रहा है, उनके पिताजी का लाभ मिल पा रहा है। बाकी दामोदर रावत जो है झाझा से, वह भी यहाँ अब काफी दिनों से, मतलब 3 बार लगातार वो विधायक रह चुके, तो उनकी एक पकड़ मजबूत होगी। झाझा लगभग जैसा आंकड़ा वहां लोग कर रहे हैं, मत की बात कल पता चलेगा, लेकिन झाझा थोड़ा सा एनडीए के खाते में थोड़ा सा फिसलता हुआ दिख रहा है। चकाई की मैं एक बार फिर से बात करता हूं। देखिए, चकाई में पासवान जो रविदास समाज है वो काफी बहुमूल्य इलाका है और उनके जो नेता हैं चिराग पासवान जी, वो भी सुमित सिंह के समर्थन में है, एनडीए के समर्थन। इसलिए अगर रविदास समाज, यादव समाज और एससी एसटी की संख्या मिला दिया जाए तो लगभग वो 70% है और इससे माना जा सकता है कि एक तरफा जीत हो सकती है। सुमित सिंह मजबूत स्थिति में होंगे, वहां काफी मजबूत। तो ये हमारे साथ आप जुड़े और कल मतदान है, जैसा कि कहते हैं लोग, पहले मतदान फिर जलपान। तो कल आप लोग मतदान करना ना भूलें। द्वितीय चरण का मतदान है। अपनी सरकार बनाकर अपने हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम।